हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। मैं आज एक साइकोलॉजिकल टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए कि हम अक्सर सुना करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या यूँ कह लें कि इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये कोशिश करने वाले कौन होते हैं और ये कौन सी कोशिश होती है जो हम नहीं कर पा रहे हैं और हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो ये कौन सी कोशिश है और ये कोशिश, हमारी कोशिश और इनकी कोशिश में क्या अंतर है? तो आज हम इस कोशिश के मायने देखेंगे कि हमारी कोशिश और सफल लोगों की कोशिश में क्या अंतर होता है, और कोशिश, सामान्य कार्य, रिस्क और मूर्खता में क्या अंतर होता है। क्या कोशिश का कोई मापदंड होता है, या लक्ष्य पाने के लिए किस तरह की कोशिश की जाए, कितना समय दिया जाए, क्या क्या साधन जुटाए जाएं, और आखिरी में देखा जाए तो किस दिशा में चला जाए। इन सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये कोशिश क्या होती है। हमने अक्सर देखा है कि जब हम बहुत कोई साधारण काम करने वाले होते हैं तो हम उसको कोशिश नहीं बोलते। जैसे किसी छोटे से बच्चे से जो चल फिर सकता है, थोड़ा बहुत समझता है, 5-10 साल का है, यदि आप उसको ये बोलते कि बेटा किराने की दुकान से एक माचिस लेकर आ जा, तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य को आप कोशिश बोलेंगे? नहीं, ये एक साधारण कार्य था। पर यदि आपके लंबी कूदने की क्षमता 10 फीट है और मैं आपको बोलता हूँ कि 10 फुट कूद जाओ, 11 फीट कूद जाओ, और आप बहुत दिनों से नहीं कूदे हैं, तो आप बोलेंगे कि यार मैं कोशिश करता हूँ। यानी आपकी क्षमता के आसपास का कार्य आपको मिलता है तो उसको हम कोशिश कहते हैं। थोड़ी देर के लिए और आगे चलते हैं इसमें। यदि आपकी कूदने की क्षमता 10 फीट है और मैं आपको 15 फीट या 13 फीट या 14 फीट कूदने के लिए बोलता हूँ, तो आप क्या करोगे? आप पहले ये बोलोगे यार इतना मैं कूद नहीं पाता हूँ, हो सकता ना कूद पाऊँ, पर हो सकता है मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करूँ तो कूद जाऊँ। पर जब आपने कुछ दिन प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार हो सकता है कूद जाऊँ, हो सकता है नहीं कूद पाऊँ, हो सकता है कूद जाऊँ, तो अब ये कोशिश नहीं है, ये रिस्क है। रिस्की मामला हो गया 50-50 का, कि मैं असफल भी हो सकता हूँ, मैं सफल भी हो सकता हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्क में हमेशा सफलता के चांसेस भी होते हैं। तो जब तक आप रिस्की काम कर रहे हैं आपको करना चाहिए। पर यदि आपके कूदने की क्षमता 10 फीट है और मैं आपको 50 फीट कूदने को बोलता हूँ, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी तैयारी करें, आप 50 फीट नहीं कूद पाएंगे। और यदि फिर भी आप कूदने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप मूर्खता कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश है इसकी कहीं ना कहीं हमारी क्षमता के साथ अच्छा खासा संबंध है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम किसी कार्य के लिए कोशिश कर रहे हैं तो क्या उस कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर है। तो ये क्षमता जो है ये कोशिश के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। मेरा एक फेवरेट शेर है कि बिल्ली काली है या गोरी ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसे चूहा पकड़ना आता है कि नहीं। तो जो हमारी कोशिश है वो कैसी है, साधारण कार्य है या रिस्क है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये जो हम कोशिश कर रहे हैं वो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने में सफल होगी कि नहीं होगी। तो आज हम सबसे पहले यही देख ले रहे हैं कि ये कोशिश किस तरह से हम करें कि जिस लक्ष्य के लिए हम मैदान में उतरे हैं या जिस लक्ष्य के लिए हम प्रयासरत हैं वो पा जाएं, वो हमें मिल जाए। तो अब जब लक्ष्य की बात आई है तो सबसे पहली कोशिश तो यही होगी कि हम किस कार्य को करना चाहते हैं उसको तय करें। या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमें अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हो, हमें पता हो कि हमें क्या प्राप्त करना है, कि हमें बैंक के लिए पढ़ना है, हमें MPPSC के लिए पढ़ना है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ना है, या संघ लोक सेवा आयोग या UPSC के लिए पढ़ना है। यदि अगर हमारा लक्ष्य तय नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तो हम बिल्कुल उसी तरह से होंगे जिस तरह से एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिल चलाने वाला ड्राइवर, वाहक चलाने वाला आदमी एक चौराहे पे खड़ा है और उसको ये नहीं पता है कि उसको जाना कहाँ है। थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बहुत अच्छे मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, आपको बुलेट बहुत अच्छे से चलाना आता है और आप बहुत अच्छी खासी स्पीड में उसको भगा सकते हैं। आपकी बुलेट में फुल टैंक पेट्रोल है और गाड़ी भी नहीं है, पर अब आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है।
और आप गाड़ी भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, तो आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आप कितनी भी अच्छी कोशिश करें, कितनी भी मेहनत करें, आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो सबसे पहली शर्त ये है कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और वो लक्ष्य निर्धारण जो आप करेंगे उससे फिर आपको हटना नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आप 10 बार सोचें, 20 बार सोचें, 100 बार सोचें, पर जब आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर दें तो फिर उसके बाद ना सोचें। अब ये लक्ष्य निर्धारित कैसे करेंगे, फिर हम ले दे के वहीं पे आ जाते हैं कि ये जो लक्ष्य है ये हमारी कोशिश और क्षमता के साथ बहुत जुड़ा है। यदि आपकी क्षमता उस लक्ष्य के अनुरूप है तब तो आप उस लक्ष्य को निर्धारित करें, परंतु अगर आपकी क्षमता उस लक्ष्य के आसपास नहीं है तो हमें ऐसे लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए जो हम प्राप्त ना कर सकें। थोड़ी देर के लिए मान लें कि 1 घंटे की दौड़ है और उस दौड़ को आप किसी भी साधन से पूरा कर सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको 1 घंटे के अंदर लक्ष्य तक पहुंचना है। पर आपके पास साइकिल है और किलोमीटर हैं 100, तो आपको ये पता है कि अब मैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाऊँगा, तो आपको ऐसी रेस में शामिल नहीं होना है जिसमें हार निश्चित हो। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास बुलेट है तो आप हो सकता है 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला लें, तो फिर आप इस रेस में शामिल हो सकते हैं। तो एक तो लक्ष्य ऐसा निर्धारित करना जिसको आप प्राप्त कर सकें। अब आप जैसे ही इस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो इसको पाने के लिए आपको तमाम कोशिशें करनी पड़ेंगी, जो अभी हम बात कर रहे थे कोशिश की। तो इस कोशिश से आपकी क्षमता का इतना ही संबंध है कि आपकी इच्छा तो है यूपीएससी पास करने की, पर क्या आप में यूपीएससी पास करने की क्षमता भी है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यदि एक मटका लिया जाए जिसकी कुल कैपेसिटी 20 लीटर है, तो अब यदि आप उस मटके को कुएं में डालें या आप उस मटके को समुद्र में डालें, उसमें पानी उतना ही आएगा जितनी कि उसकी क्षमता है, ना कि इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको किस चीज़ में डाला जा रहा है या पानी की उपलब्धता कितनी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर साल एग्ज़ाम में जितनी भी सीट निकलने वाली है वो सीट तय नहीं करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये इस बात पे तय होगा कि आप में उस एग्ज़ाम को पास करने की क्षमता है कि नहीं। और अक्सर आदमी ये समझ लेता है कि मुझे इच्छा के अनुरूप मिल जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता, क्षमता के अनुरूप मिलता है। तो हमें अपनी क्षमता पे ज़रूर ध्यान देना है। अच्छा, ये एग्ज़ाम पास करने के लिए जब लोग कोशिश करते हैं तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो 4 ही घंटे पढ़ता था और मैं पास हो गया। कोई बोलता मैं 6 घंटे पढ़ता था, मैं पास हो गया। कोई बोलता मैं 8 घंटे पढ़ता था, मैं पास हो गया। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि हम कितना पढ़ें। तो हो सकता है कि अगर मान लो हमारा डेस्टिनेशन या हमारा लक्ष्य यहाँ से भोपाल जाना है और घर से वो 400 किलोमीटर दूर है, तो यदि आपके पास हेलीकॉप्टर है तो आप जल्दी पहुँच जाओगे। यदि आपके पास आपकी कार है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और यदि आप बस से जा रहे हो तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब आप लूना से जा रहे हो या बहुत सारी छोटी स्कूटी या साइकिल से जा रहे हो तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो ये निर्भर करता है कि आपके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन क्या है, आपकी क्षमता कितनी है। यदि आपकी ऐसी क्षमता है कि आप बहुत कम पढ़ के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो तो आप कम पढ़ के भी काम चला सकते हैं। और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, ये टेस्ट सीरीज़ जो कोचिंग वाले चालू करते हैं या रैंडम किसी न्यूज़पेपर में या किसी किताब में आती है उसको लगा कर देखें, उससे आपको पता लग जाएगा कि आप सच के कितने आसपास हैं। ये समय का एक और वक्तव्य मैं आपको बताता हूँ कि टाइम क्या होता है। प्राइम टाइम पूरा दिन होता है 24 घंटे का, उसमें से कुछ समय ऐसा रहता है जो बहुत कीमती होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम न्यूज़ आपने देखा होगा, हेडलाइंस वगैरह सुबह के टाइम और शाम के टाइम ज़्यादा अच्छे से आती है। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा चलने वाले नाटक है या तो वो शाम को ऐसे टाइम पे आते हैं जब सब लोग घर आ जाते हों, या फिर ऐसे टाइम पे आते हों जब लोग घर आने के बाद खाना वाना खा के टीवी देख रहे हों। यानी या तो वो आएगा 7 से 9 के बीच में, 8:30 के बीच में, या फिर 9:30 से 11 के बीच में। तो एक टीवी का एक प्राइम टाइम होता है, ऐसे ही ज़िंदगी का एक प्राइम टाइम होता है, और वो लक्ष्य के अनुरूप अलग अलग हो सकता है। जैसे माता का जो प्राइम टाइम होता है वो बच्चे के पालन पोषण के लिए होता है, जब वो माँ बनती है और जब तक उसका बच्चा 5-6 साल का नहीं हो जाता। तो ऐसी स्टूडेंट लाइफ का जो प्राइम टाइम होता है वो वही होता है कि जब वो किसी एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो और जब वो एग्ज़ाम
को ना मतलब ना दे पाए, इसके बीच में जितना समय होता है, जो एज क्राइटेरिया होता है, वो उसके लिए प्राइम टाइम होता है। तो इस प्राइम टाइम को हम बुढ़ापे में नहीं भुना सकते हैं, इस प्राइम टाइम को हम 5 साल की उम्र में नहीं भुना सकते हैं। तो आप लोगों को ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस लक्ष्य के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वह लक्ष्य उसी प्राइम टाइम में मिल सकता है आपको जिसमें कि आप उस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना आप इसी समय पीरियड में, इसी समय में आप लग जाएं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अब जब हमने कोशिश करना चालू किया, सारी चीज़ समझ में आने लगी, तो हमें कुछ साधनों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो हमें लक्ष्य के लिए मददगार हों। जैसे किताबें हैं हमारी, किताबों के अलावा हम जो ग्रेजुएशन में कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन उसी एक्सट्रीम में या उन्हीं सब चीज़ों में कर लें जो जिस चीज़ का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम MPPSC या UPSC या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको ग्रेजुएशन में आर्ट्स वगैरह ले लेना चाहिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का इन सारे एग्ज़ामों में बड़ा भाग होता है और आर्ट्स में भी जनरल स्टडीज़ के वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर इसके अलावा मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे जो स्ट्रीम्स है, मैथ्स है या आप और किसी इकोनॉमिक्स से या किसी अन्य सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। बाकी सभी चीज़ अपने स्थान पर यथा स्थान अच्छी हैं, पर लक्ष्य के अनुरूप जो चीज़ हमें मिल जाए वो ज़्यादा ठीक रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानते हैं और आपके पास बहुत अच्छा एक काला सूट है जिसको पहन के आप बहुत सुंदर लगते हैं, पर यदि किसी की अंत्येष्टि में जाएंगे, कोई गमी हो जाए, कोई ख़त्म हो जाए, मर जाए, उसकी अंत्येष्टि में जाएंगे तो क्या आप बहुत अच्छा काला सूट पहन के बहुत हैंडसम लगते हुए जाएंगे? नहीं, ऑब्वियस बात है नहीं। पर यदि किसी की शादी में आप जाएंगे तो क्या आप वहाँ पर पुराना सा सफ़ेद सा कुर्ता पहन के जाएंगे? नहीं। यानी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। तो यानी आपके पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं, पर हम उपयोग उसी का करेंगे जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। तो मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें बेकार नहीं हैं, वो अपने स्थान पर सही है, पर हमें वही अपनाना है जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो। इसलिए जब ये बात चलती है कौन सी स्ट्रीम ले लें, क्या पढ़ लें, क्या नहीं पढ़ लें, तो पहले लक्ष्य के अनुरूप ही आप क्या करें, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट वगैरह तय कर लें। हो सकता है आप विश्वास ना माने, जब मैंने 2004 में 12th पास किया था नवोदय विद्यालय से, तो मैं एक मैथ साइंस के स्टूडेंट था। पर जब मैं उसके आगे नहीं पढ़ा 8 साल, और जब 8 साल के बाद मुझे कई लोगों ने बोला कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, भले ही तुम लेट हो गए, तो तुम्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मैंने प्राइवेट BA किया और BA में तीनों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट लिए जो लोक सेवा आयोग में आवश्यक भी थे, और मैंने प्राइवेट ही अपना स्नातक डिग्री प्राप्त करी, ग्रेजुएशन किया। और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ वैसे ही मैं पहले अटैम्प्ट में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा। तो ऐसा ही आपको भी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मुझे ही फॉलो करें, पर कोशिश करें कि आप वही उसी सब्जेक्ट को लें जो आपके पेपर पास कराने में सहायक हो। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, हम अपना अच्छे से लक्ष्य भी तय कर रहे होते हैं, उसके अनुरूप काम भी कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे हो, पर कई बार हम दिशा से भटक जाते हैं। दिशा से भटक जाते हैं से तात्पर्य किसी पार्टी में चले गए, किसी ने बोल दिया अरे बहुत दिन तक एग्ज़ाम नहीं आने वाला, पोस्टिंग नहीं होने वाली, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, हमने पढ़ना बंद कर दिया। तो आपको दिशा से नहीं भटकना है। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि आप गाड़ी भगा रहे हैं, आपको ये भी पता है कि आपको भोपाल जाना है, आप बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, पर आपने रास्ता गलत पकड़ लिया। जब आप रास्ता गलत पकड़ लेंगे तो आपको भले ही पता है कि आपको कहाँ जाना है, पर आप पहुँच नहीं पाएंगे। तो मेरा अनुरोध यही है कि रास्ता से भटकना नहीं है, अपने आप को ट्रैक से उतारना नहीं है, और ये ट्रैक से नहीं उतरने के लिए ही कोचिंग बनाई गई है। कोचिंगों में आपको एडमिशन लेना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग ख़राब होती है, पर कोचिंग वाले जो टीचर्स रहते हैं या जो हमारे गुरु रहते हैं वो क्या करते हैं, हमें रेगुलर पैटर्न में चीज़ों को समझाते रहते हैं। रोज़ रोज़ हमें क्लास में याद दिलाते रहते हैं कि हमको पढ़ना है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। पर हाँ, एक बात यह है कि कोचिंग का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप पूछते हैं, मैंने अक्सर देखा जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में या
आते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू करते हैं तो हम सब लोगों से पूछना चालू करते हैं, भैया क्या पढ़ लूँ यार, कौन सी किताब पढ़ लूँ यार, किताबों की लिस्ट बना के दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो मेरा कहना यही है कि मंजिल से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिल से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। ऐसे हर किसी से ये रास्ता पूछना भी अच्छा नहीं होता। बहुत सोच समझ के आप अपना मार्गदर्शक चुनें जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही दिशा दिखाए, और अच्छी कोचिंग में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आपने लक्ष्य तय कर लिया, आप कोशिश अच्छे से कर रहे हैं, आप समय पूरा दे रहे हैं, आपके पास अच्छे साधन हैं, आपने कोचिंग वोचिंग सब ज्वाइन कर ली, फिर भी दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बच जाती हैं जिनके बिना आपके सिलेक्शन होने में कठिनाई ज़रूर होगी। असंभव तो मैं नहीं बोल सकता, पर कठिनाई ज़रूर होगी। वो दो चीज़ है, एक आपका अनुशासन जो आपको निरंतर अपने कार्य के प्रति लगा के रखे, और दूसरा कुछ चीज़ों के प्रति निष्ठुरता। मेरा निरंतरता से तात्पर्य यह है कि यदि आप बीच में छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी नहीं लाते हैं, तो आप विश्वास मानिए आपको पुराना सब पढ़ा बेकार हो जाएगा। एग्ज़ाम आए अथवा ना आए, हर रोज़ तैयारी ऐसे करना है कल ही एग्ज़ाम। और आप खुद भी जानते हैं, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ कि MPPSC या UPSC जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं वो 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन की पढ़ाई वाले एग्ज़ाम नहीं होते। ये सालों साल आपको लगना पड़ेगा। काफ़ी टफ कंपटीशन आ गया है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार 1 साल हो गया, MPPSC तो उल्लू बना रही है, पिछली बार प्री कैंसिल कर दिया, इस बार के मेंस की डेट बदल दी, ये कर दिया वो कर दिया। हमें इन सब चीज़ों से हताश नहीं होना है। ये तो पक्का है कि एग्ज़ाम तो होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो बिल्कुल एक FM रेडियो पे मैंने एक शेर सुना था कि सूरज अभी ढला नहीं है, ज़रा शाम तो होने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। और मुझे बदनाम करने की कोशिश मत कर मेरे दोस्त, बदनाम मैं होऊंगा ज़रूर, ज़रा नाम तो होने दो। तो उसका वेट करना है, लगे रहना है, नाम कमाएंगे, अवश्य हम सेलेक्ट होंगे। तो कंटिन्यू ज़रूर रखना है अपनी आपकी पढ़ाई को। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो निष्ठुरता। निष्ठुरता मतलब किसी चीज़ को जानबूझ के इग्नोर करना। हिटलर ने कभी कहा है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में ही पलता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षी हैं उस चीज़ के प्रति, तो आपको निष्ठुर होना तो आवश्यक है। निष्ठुरता से मतलब ये है कि आपको पता है कि आपके मित्र की शादी है, पर आप जानबूझ के मत जाओ। ये निष्ठुरता। बुरा ज़रूर लगेगा उसको और आपको भी बुरा लगेगा, पर अगर आप इन टाइप के बर्थडे पार्टी, शादी और पब और कई सारी ऐसे टाइम वेस्टिंग चीज़ों में नहीं जाएंगे या इनसे बचेंगे, तो पक्की बात है कि आपको भी मन अपने आप में कचोटता रहेगा, यार मैं कुछ पार्टी भी नहीं कर पा रहा हूँ, किसी दोस्त की शादी में भी नहीं जा रहा हूँ और अब पढ़ूंगा भी नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो जब आप 1-2 बार 4 बार इन चीज़ों को इग्नोर करना चालू करेंगे, निष्ठुर होते जाएंगे, तो आपका मन आपको बोलेगा कि यार इतना निष्ठुर हो रहा है तो कम से कम पढ़ ही ले। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये निष्ठुरता है ना, बिल्कुल एक ऑपरेशन की तरह होती है। जब ऑपरेशन होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, टाँके लगते हैं, पर टाँके सूखते नहीं जब तक दलिया खाओ, ये करो वो करो, कुछ जो खाने का मन कर रहा है डॉक्टर वो खाने नहीं देता, अस्पताल में पटक के रखता है। पर आपको विश्वास है कि जब ऑपरेशन के हो जाता है और टाँके सूख जाते हैं और सब बढ़िया हो जाता है, तो वो जो तकलीफ़ है उससे आप निजात पा जाते हैं और अब जो खाना है आप वो खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल निष्ठुरता है, एक बिल्कुल ऑपरेशन की तरह होती है। आप किसी भी तरह इस ऑपरेशन को एक बार करवा लीजिए और टाँके सूखने तक का वेट करिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ऑपरेशन होने के बाद की जो खुशी होगी, जो सफलता की खुशी है, वो आपको मज़ा ला के दे देगी, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं आखिर में आप सभी लोगों को हरिवंश राय जी बच्चन की एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि वृक्ष हों भले बड़े, हों घने हों खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैं न रुकूंगा कभी, मैं न थकूंगा कभी, मैं न मुड़ूंगा कभी, करता हूँ आज शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप इसी शपथ के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे और अपने घर वालों का और ख़ुद का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।